हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को पता है, फाइनेंस अकाउंटेंसी एग्जाम इज गोइंग टू बी हेल्ड फ्रॉम द 30th ऑफ जनवरी। तो मैंने आप सबके साथ एक वादा किया कि आपका जो अकाउंटेंसी सेक्शन है, जो 30 नंबर की एक सेक्शन है, उसे मैं A to Z आपको रिवाइज करा दूंगा। तो उसी वादे को आगे बरकरार करते हुए आज अब आपका लेक्चर नंबर 9 है, क्लास नंबर 9 है, मैराथन क्लास नंबर 9 है। तो जिन्होंने अभी तक हमारे पुराने लेक्चर नहीं देखे, वो लेक्चर ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। आप सबको मैं एक बार फिर से बता दूं कि रोज रात को 10 बजे हमारा लेक्चर आया करेगा। आपने सिर्फ और सिर्फ उन लेक्चर्स को फॉलो करना है, और जब वो लेक्चर्स के बाद आपका जब सेशन खत्म हो जाता है, उसके बाद अपने एफर्ट्स लगा के आपने गूगल पे उसी टॉपिक के रिलेटेड जब आप एमसीक्यू लगाएंगे, तो उस एमसीक्यू को लगाइए। मैं गारंटी देता हूं आपकी अकाउंटेंसी में आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। आप 25 प्लस स्कोर कर पाओगे अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। तो बात करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट, और कोशिश हमारे एंड से ये भी रहेगी कि आज ही के लेक्चर में इसके रिलेटेड एमसीक्यू भी कर ले। तो आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी को याद होगा, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, पिछला थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, 1-2 मिनट की ज्यादा। तो उसमें क्या रहेगा, हम इंटरलिंक्ड कर पाएंगे। तो सर आपने बताया था एक अकाउंटिंग साइकिल है। सर अकाउंटिंग साइकिल क्या है? सबसे पहले हमारा होता है जनरल, जनरल के बाद हमारा होता है लेजर, लेजर के बाद हमारा होता है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद हमारा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसी में 3 हिस्से। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 3 हिस्से, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, अनदर वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो अभी हमने पढ़ना है, एंड द अनदर वन इज बैलेंस शीट। हमने ये चीज पढ़ी हुई है। ठीक है सर। अब जनरल एंट्री मैंने आपको बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, द बेस ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपको जनरल एंट्री आता है तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, नहीं तो आपको बाकियों में ब्रेक्स लगानी पड़ेंगी। तो जनरल एंट्री पे आपने सबसे ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद लेजर, मैंने आपको बताया था लेजर इज जस्ट ए क्लासिफिकेशन। नो डाउट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है लेजर, उसके ऊपर आपके ज्यादा क्वेश्चंस बनते भी नहीं है, लेकिन लेजर जो मेन चीज है, आपने मेन चीज याद रखनी है। आपको अकाउंट के बैलेंसेस कहां से पता चलते हैं? दैट इज फ्रॉम लेजर। मैं बोलूंगा राम अकाउंट का कितना बैलेंस है, तो आप कहां से बताओगे? लेजर से देख के बताओगे। और ट्रायल बैलेंस क्या है? सर ट्रायल बैलेंस इज जस्ट फॉर अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। हमने पता करना है कि क्या हमारे जो पिछले हमने लेखा जोखा किया है, जो हमने अकाउंट्स बनाए हैं, उसमें कोई गलती तो नहीं हुई, उसमें हमारी अरिथमेटिक एक्यूरेसी है भी है कि नहीं। ठीक है, क्या पता हमसे कोई ओमिट हो गया हो, हमसे कोई अमाउंट गलत डल गया हो, तो वो कौन पहचानता है? ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस इज द समरी ऑफ ऑल द बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट। ठीक है, ये भी था। अब ट्रायल बैलेंस के बाद हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने पढ़ा उसके 3 हिस्से होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने पढ़ा, ट्रेडिंग अकाउंट से हम निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। क्यों, कैसे? सर हमने पढ़ा ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे आते हैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर लगे, प्रोडक्ट को बनाने में लगे, प्रोडक्ट को बेचने में नहीं। ध्यान से सुनना, जो प्रोडक्ट बनाने में लगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बात की थी शर्ट की। हमने किसकी बात की थी? शर्ट की। सर हमने शर्ट की बात की थी। शर्ट का जो शर्ट के ऊपर लगेगा कॉटन, कॉटन के ऊपर आप कह सकते हो कलर भी लगा लो, डाई शाई भी तो लग ही जाएगा। कलर के ऊपर लेबर भी लगेगी, कोई हमें इंसान भी चाहिए जो इसको मशीन डाले, जो भी कुछ भी करे, थ्रेड भी लगेगा। तो ये सब कुछ जो खर्चे हैं, तो ये हमारे कहलाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। और ये जितने भी खर्चे हैं, इनको हम डालते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। अब सर आपने साथ ही में लास्ट लेक्चर में एक और चीज बताई थी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जी सर, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस मैंने आपको बताया था, इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो है जो प्रोडक्ट बनने के बाद उसके ऊपर लगते हैं। तो मैंने बताया था, क्या बताया था? अब आपने शर्ट तो बना ली, क्या आप शर्ट लेने फैक्ट्री में जाते हो? नो सर, हम तो जाते हैं शोरूम में। शोरूम में जहां डमी के ऊपर लटका हो, डमी के ऊपर अच्छी तरह सजा हो, फिर उधर सेल्समैन प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करके हमें फुसलाए, यही चीज होती है ना। उधर प्रॉपर्ली एसी लगा हो, उधर प्रॉपर्ली लाइटनिंग हो, उधर प्रॉपर्ली हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड की हो। तो ये जो खर्चे हैं, क्या ये शर्ट को बनाने में लग रहे हैं उनके? नहीं, ये शर्ट को बेचने के लिए लग रहे हैं। तो ये जितने भी खर्चे हैं, इनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो मेन डिफरेंस यही आता है दैट ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। और कौन सी साइड में? दोनों के दोनों डेबिट साइड ही आते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड कौन सा आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। और
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड कौन सा आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, अब आप सभी को याद होगा मैंने बोला था कि अगर मैंने एक सीक्वेंस बनाना है तो सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। जितनी देर आपका ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा तब तक आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनेगा। जितनी देर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनेगा तब तक आपका बैलेंस शीट नहीं बनेगा। अब सर ऐसा क्यों, क्या रीजन है? तो उसका रीजन यही है, देखो ट्रेडिंग अकाउंट हमने कल के लेक्चर में कवर किया है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट क्या था सर? ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट था ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस है, ये इसका क्या था? रिजल्ट। ये इसका क्या था? एंड प्रोडक्ट आप कह सकते हो। आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रेडिंग अकाउंट का एंड प्रोडक्ट क्या है? सर ट्रेडिंग अकाउंट का एंड प्रोडक्ट है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अगर हमारी सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट, आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से ज्यादा होगी तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। अगर हमारी सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से कम होगी तो हमें लॉस हो जाएगा। अब कहां से इंटरलिंक्ड होता है? इंटरलिंक्ड हमारा होता है यही ग्रॉस प्रॉफिट से। होता क्या है, जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होता है। आप कह सकते हो इसका ओपनिंग प्रोडक्ट। ठीक है, एंड प्रोडक्ट का उल्टा क्या हो गया? ओपनिंग प्रोडक्ट। तो आप कह सकते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रॉ मटेरियल, ठीक है, अगर सिंपल बोलूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में स्टार्टिंग मटेरियल क्या रहेगा? दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। जितनी देर हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस नहीं पता होगा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को स्टार्ट ही नहीं कर सकते, उसमें वो खर्चे ही नहीं डाल सकते। ठीक है, तो उस कारण हम उतनी देर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना सकते। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही बोलूं तो हमने प्रॉपर्ली पढ़ ही लिया है, कुछ खास इसमें है नहीं, तो जो है थोड़ा बहुत वो पढ़ लेते हैं। तो क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द सेकंड पार्ट। जी सर आपने कितनी बार कल चिल्ला चिल्ला के 3-4 बारी बोल चुके हैं, आज भी 2-3 बारी बोल दिया है कि जितनी देर आप ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाओगे तब तक आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया तो उसके बाद हम क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनकम स्टेटमेंट का क्या है? सेकंड पार्ट है। इट इज ऑल्सो ए नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि इसमें भी हमने कौन से खर्चे डाले? इनडायरेक्ट खर्चे डाले, उसमें हम डायरेक्ट डालते हैं। ठीक है, अब बात आती है, अ बिजनेस एंटिटी इज इंटरेस्टेड इन नोइंग नॉट ओनली द ग्रॉस प्रॉफिट बट ऑल्सो द नेट प्रॉफिट। अब क्या होता है, हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट था, ध्यान से लिख लो, ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट होता है ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिजल्ट होता है नेट प्रॉफिट। अब देखो आपको पता होगा एक चीज होती है ग्रॉस, एक होती है नेट। ग्रॉस हो गया सभी एक्सपेंसेस डिडक्ट करके, नहीं, नेट हो गया सब कुछ डिडक्ट करके। आप बोलते हैं ना आपकी नेट इनकम क्या है? आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा जीडीपी, फिर एक एनडीपी, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका भी वही है, नेट मतलब सब कुछ काट कुट के, सभी के सभी खर्चे काट के, चाहे वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, दोनों के दोनों खर्चे काट लो, उसके बाद जो आपके पास इनकम बचेगी उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। लेकिन जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट में सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या करता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो नेट इनकम क्या है? नेट आपने याद रखना, जो आपका नेट प्रॉफिट है वो किस में निकलता है? वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालता है। वो हमारा रिजल्ट किस में निकलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में निकलेगा। Hence, profit and loss account is prepared to ascertain the net profit and net loss during the year. Profit and loss account contains all the items, ध्यान से देखना इन साथ लिखा हुआ है, ये गलती नहीं करना कि जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे और जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें कौन सा आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। द डिफरेंस इज नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ठीक है, ये बिल्कुल वही लिखा हुआ है, ज्यादा आपको इसके डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि आपका जो रिजल्ट है इसका नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस। अब फीचर पढ़ लेते हैं, तो फीचर भी मैक्सिमम सेम ही रहेंगे। आप देख सकते हो कि वो फर्स्ट स्टेज था तो ये सेकंड स्टेज है, ये लास्ट डे को ही बनता है जैसे वो बनता था। इसमें सभी इंडायरेक्ट एक्सपेंस और इंडायरेक्ट रेवेन्यू आते हैं। इट स्टार्ट्स विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो जो मैंने आपको बताया, ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस होता है ग्रॉस प्रॉफिट, इसका ओपनिंग बैलेंस होता है। तो मैंने यही चीज लिखा है, ये किससे स्टार्ट होता है? द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो यही चीज आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि आपका ओपनिंग बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या होता है, किससे वो स्टार्ट होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। या ग्रॉस प्रॉफिट को और मैं डीपली बोलूं तो ग्रॉस प्रॉफिट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ऑल आइटम्स ऑफ रेवेन्यू कंसर्निंग करंट ईयर, तो ये आपका वही आ गया जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पढ़ा था। जो आपके उस साल के खर्चे होते हैं हम वही इंक्लूड करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हमारा टाइम पीरियड है 2021 से लेकर 2022, तो 2021 से लेकर 2022 का जो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, तो जो इसके खर्चे होते हैं हम उन्हीं को इंक्लूड करते हैं। अगर कोई देखो 2022 कब खत्म हो जाएगा सर? 2022 हमारा खत्म हो जाता है 31 मार्च 2022, फाइनेंशियल ईयर यही होता है ना? हाँ जी सर। अगर कोई खर्चा मैंने प्रीपेड कर दिया, फॉर एग्जांपल जून 2022 का पे कर दिया, तो वो हम इसमें इंक्लूड नहीं करते, वो हम माइनस कर देंगे। अगर कोई खर्चा मैंने 1 जनवरी 2021 का पे किया हुआ, हमारा फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ 2021, लेकिन मैं 1 जनवरी 2021 बोल रहा हूं, तो वो भी खर्चा हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो क्योंकि आउटस्टैंडिंग खर्चा था, हम अपने इस साल में चाहे दे रहे हैं, लेकिन हम वो डिडक्ट कर लेंगे, हमने वो वाला खर्चा शो नहीं करना। ठीक है, तो जो उस स्पेसिफिक ईयर का ही खर्चा होता है हमने वो ही इंक्लूड करना होता है, और कोई फर्दर एक्सपेंसेस हमने इसमें इंक्लूड नहीं करने होते। तो एक बार हम इधर पढ़ लेते हैं इसके डिफरेंस से और क्लियर हो जाएगा क्या डिफरेंस है। तो ज्यादा फर्क नहीं है, इट इज अ फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज, आप देख सकते हो। इट शोज द जीपी, ठीक है, इसका क्या निकलेगा? ग्रॉस रिजल्ट, इसका क्या निकलेगा? नेट रिजल्ट। सर आपने इतना बोल दिया, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इट डज नॉट स्टार्ट विद बैलेंस ऑफ एनी अकाउंट, इट स्टार्ट्स विद द ग्रॉस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है ना? तो आप देख रहे हो कि ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर, ओपनिंग फिगर क्या है? ओपनिंग फिगर कोई भी नहीं था, स्टार्ट तो उससे कोई नहीं करने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि उसमें हमेशा ओपनिंग स्टॉक ही पहले लिखना है, जरूरी नहीं है कि उसमें हमेशा परचेजेस ही पहले लिखना है। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमेशा पहले आपका बैलेंस होना चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। बात होती है इसका बैलेंसिंग फिगर क्या है? जीपी या जीएल, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। इसका बैलेंसिंग फिगर क्या है? नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। पूछा जाता है जीपी को कहां पे ट्रांसफर करोगे? सर जीपी को हम ट्रांसफर करेंगे दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपसे पूछा जाए आपको नेट प्रॉफिट कहां ट्रांसफर करना है? सर नेट प्रॉफिट इज गोइंग, सीधे 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 आप डाल दो कैपिटल अकाउंट में। मतलब कि अब ये जितना भी पैसा है नेट प्रॉफिट है, ये किसकी हिस्सा है? किसका हिस्सा? कौन है इसका हिस्सेदार? सर इसका हिस्सेदार है हमारे मालिक साहब, हमारे ओनर। तो ये ओनर के हिस्से में जाएगा। अगर लॉस होगा तो उसके कैपिटल से माइनस कर लेंगे, हम उसी से ले लेंगे। जनाब तेरी कैपिटल हम कम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना, इट इज ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। अब देख लेते हैं जीपी और एनपी में डिफरेंस। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वही हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, बस और बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है और कुछ नहीं है। तो जीपी क्या है? सर जीपी इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये वो ही लिखा है। ठीक है, एंड नेट प्रॉफिट इज द डिडक्टिंग टोटल कॉस्ट फ्रॉम द नेट सेल एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, अब इसमें क्या है? इसमें मतलब कहता है डिडक्टिंग टोटल कॉस्ट, इसमें सभी की सभी खर्चे। मतलब कि हम कह सकते हैं जो हमारा नेट सेल है ना, ठीक है, नेट प्रॉफिट, सॉरी, नेट प्रॉफिट जो है हमारा, वो हमारा होता है दैट जीपी में से आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दो और इनडायरेक्ट इनकम प्लस कर दो। इनडायरेक्ट इनकम भी पढ़ेंगे, घबराओ मत। ठीक है, जो इनडायरेक्ट वे में हो वो इनडायरेक्ट इनकम है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, इनडायरेक्ट इनकम को प्लस कर दो, किसमें? जीपी में। तो वो आपका क्या होता है? नेट प्रॉफिट। यही चीज लिखिए। ग्रॉस प्रॉफिट इज कैलकुलेट बिफोर नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेट आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ग्रॉस प्रॉफिट इज इंडिपेंडेंट, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर इंडिपेंडेंट है, उसको किसी से असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट से असर पड़ने वाला है नेट प्रॉफिट को, क्योंकि नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। तो जब ग्रॉस प्रॉफिट बिगड़ गया तो नेट प्रॉफिट इंडिपेंडेंट थोड़ी रहा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नेट प्रॉफिट इज इंडिपेंडेंट? नो सर, नेट प्रॉफिट इज नॉट इंडिपेंडेंट, इट इज डिपेंडेंट अपॉन ग्रॉस प्रॉफिट। आपका डिपेंड करेगा कि ग्रॉस प्रॉफिट कम है कि ज्यादा है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा ऑब्वियसली बात है नेट प्रॉफिट और कम चल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा होगा तो नेट प्रॉफिट भी थोड़ा ज्यादा ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, ग्रॉस प्रॉफिट से इंडिपेंडेंट, इट इज डिपेंडेंट। फर्स्ट स्टेज बोल रहा है, ये सेकंड स्टेज बोल रहा है। इट इज कैलकुलेटेड टू प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, इट इज नोट टू द एक्चुअल प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, ये एक्चुअल प्रॉफिट है, ये टोटल प्रॉफिट इधर बोल रहे हैं। ठीक है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, इतना ये नहीं चीज पूछेंगे मैं कहूंगा। तो एडवांटेज पढ़ते हैं, हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग एक्सेस कॉस्ट। तो इससे हमें कॉस्ट को कंट्रोल करने में पता चलेगा, क्योंकि इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है ना। लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो हमें क्या बताएगा? हमारी परफॉर्मेंस बताएगा।
ठीक है, क्योंकि इसमें ऑफिस के खर्चे भी आ जाएंगे। ग्रॉस प्रॉफिट इज नॉट ए पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट इज पार्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट है वो ग्रॉस प्रॉफिट का ही हिस्सा है, एक तरह से आप कह सकते हो। ग्रॉस प्रॉफिट इज नॉट ट्रीटेड डायरेक्टली इन द बैलेंस शीट, डायरेक्टली कह रहा है, ठीक है, आपको जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आप डायरेक्टली बैलेंस शीट में नहीं डालते हो, आप कैपिटल अकाउंट में डालते हो, नो सर, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो आप डायरेक्टली बैलेंस शीट में डालते हो, ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो यही था इसमें मेन डिफरेंस। अब देखते हैं इसका फॉर्मेट। आप देखोगे जनाब, आप सोचोगे सर आज मैं बिजनेस खोल लेता हूं, लेकिन ऐसा सोचने से पहले आपको एक थोड़ा सा झटका देने वाला हूं मैं। बिजनेस खोलना कोई खाला जी का गन नहीं है, मैं कहूंगा। आप देख सकते हो कितनी तरह के खर्चे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और ये भी आधे खर्चे आप देख सकते हो। ये जितने भी इसके डेबिट साइड दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जितने भी खर्चे हैं ये सब के सब क्या है, इनडायरेक्ट। ये जितनी भी इनकम है ये कौन सी इनकम है, इनडायरेक्ट। अब ध्यान से देखना, कोई मुश्किल नहीं है, सब कुछ कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आपको बताता हूं आपने कैसे पता करना है कि ये जो खर्चा है ये आपका डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। देखो, उससे पहले हम देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को, ठीक है। अब आपको याद होगा, ऊपर मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा था ये था। हमारा ग्रॉस लॉस किस तरफ आ रहा था, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, ठीक है। अब आपको याद होगा, आप लेजर अकाउंट बनाते हो, ये आपका होता है क्लोजिंग बैलेंस। जब क्लोज करके ओपनिंग करते हो तो वो उसके ऑपोजिट साइड आता है। तो अगर बात करें ग्रॉस लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरफ आएगा, तो डेबिट साइड। अगर बात करें ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरफ आएगा, तो क्रेडिट साइड। आप देख सकते हो, आपको मैं दिखा देता हूं, ये आप देखिए आपका इधर आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड, और ग्रॉस लॉस किस साइड है, डेबिट साइड, ठीक है। अब नीचे जितने भी खर्चे हैं ये सब के सब क्या है, डायरेक्ट, जैसे सैलरी, रेंट, रेट, टैक्सेस, पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफोन चार्जेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी। जहां जहां ऑफिस वर्ड यूज होगा वो आपका इनडायरेक्ट खर्चा ही है, वो आपका फैक्ट्री का खर्चा नहीं है। अगर वो होगा फैक्ट्री रेंट तो वो आपका होगा डायरेक्ट, अगर वो होगा ऑफिस रेंट तो वो आपका क्या होगा, इनडायरेक्ट। अब एक और चीज मैं बताने वाला हूं, एक होती है सैलरीज, एक होती है वेजेस, ठीक है। आप सैलरी और वेजेस को समझ लो, ये थोड़ा अपर क्लास है और ये थोड़ा लोअर क्लास है, ठीक है। वेजेस को क्या बोलते हैं, दिहाड़ियां, ये चीज बोलते हैं, जो डे वेजेस पे मिले, दिन के हिसाब से मिले। सैलरी होगी मंथली टाइप, यही चीज होती है, लेकिन एक चीज सेम ही होती है, ठीक है। तो वेजेस क्या है, वेजेस याद रखना हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस है। वेजेस क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि माना जाता है अकाउंटेंसी ये एज्यूम करती है कि जो वेजेस है ना हम वो फैक्ट्री वर्कर्स को देते हैं, और जो सैलरी है वो हम देते हैं थोड़े एडवांस लेवल हमारे सेल्समैन को, ठीक है। तो वो उनको हम किस में डालते हैं, दैट इज इन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब आपसे पूछा जाए कि सैलरी कौन कहां पे आएगा, तो आपने बताना सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब आपसे पूछा जाए वेजेस कहां पे आएगा, सर ट्रेडिंग अकाउंट में। अब एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूं, सर सैलरी एंड वेजेस कहां पे आएगा, सर वेजेस एंड सैलरी कहां पे आएगा। अगर ऐसा लिखा होगा तो याद रखना जो पहले वर्ड लिखा हुआ है आपने उसको प्रेफर करना है, सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस में पहले क्या लिखा है, सैलरी, तो वेजेस को भूल ही जाओ, सिंपल सैलरी। सैलरी वर्ड कहां पे आता है, सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ये हमारा किस में आएगा, इनडायरेक्ट। कभी कभार एग्जामिनर ये देता है, ये चीज याद रखना। सर वेजेस एंड सैलरी कहां पे आएगा, इधर पहले क्या लिखा है, वेजेस, तो वेजेस कहां पे आती है, सर डायरेक्ट, तो ये डायरेक्ट है, तो ये किस में आएगा, सर ट्रेडिंग अकाउंट में। ये चीज याद रखना, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो ये सभी के सभी खर्चे कौन से हैं आपके, ये सभी के सभी खर्चे हैं आपके इनडायरेक्ट। ये कैरेज आउटवर्ड है, मतलब कैरेज ऑन सेल है, ठीक है। कैरेज इनवर्ड होता तो ट्रेडिंग, कैरेज आउटवर्ड है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कमीशन, गोडाउन रेंट, सेल सैलरी,
ठीक है, लीगल चार्जेस, इंश्योरेंस, ये सब कुछ प्रोडक्ट को बेचने के लिए लगे हैं, तो इसलिए ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ये जितने भी हैं ये सब क्या है, इनडायरेक्ट इनकम, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, जितने भी रिसीव्ड है ये सब कुछ क्या है, हमारी इनडायरेक्ट इनकम। तो ये आइटम्स एक बार आप गो थ्रू कर लो, ये सभी सभी आप आइटम्स एक बार देख लो। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो आइटम है ये आपकी कौन सी साइड पे आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट आएगी। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका आ गया। जब आपका ये सब कुछ हो जाता है, अब नेक्स्ट रिजल्ट का हमारा क्या रहेगा, सर रिजल्ट निकालना। तो इसका रिजल्ट क्या है, ये आपका कौन सी साइड है सर, एक्सपेंस वाली साइड। ये साइड कौन सी है सर, इनकम वाली साइड। ये साइड कौन सी है, एक्सपेंस। ये साइड कौन सी है, इनकम। ठीक है, तो जब जब हमारी इनकम बड़ी होगी तो हमारा क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट। जब जब हमारा एक्सपेंस बड़ा होगा तो हमें क्या हो जाएगा, नेट लॉस। ठीक है, तो यही चीज आपसे पूछी जा सकती है कि नेट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सी साइड आएगा, सर क्रेडिट साइड। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इधर दे देता हूं, इधर आपका आता है 100 रुपीज और इधर आपका आता है 90। मैंने आपको दैट लेजर में आपको सिखाया था कि बैलेंसिंग कैसे करना होता है। जो साइड छोटी है उधर अमाउंट डाल दो, इधर अमाउंट कम है इधर 10 रुपए डाल देंगे तो कितना, इधर नेट लॉस आ जाएगा, 10 रुपए का नेट लॉस हो गया। क्यों, क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा थे एज कंपेयर टू आवर इनकम। अगर मैं बात करता हूं हमारी जो इनकम है, इधर 100 है इधर 90 है, इधर हमारे नेट लॉस सॉरी नेट प्रॉफिट हो गया क्योंकि हमारी इधर इनकम ज्यादा है एज कंपेयर टू आवर एक्सपेंसेस, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो इधर ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खत्म होता है। ठीक है, इधर आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है, इफ क्रेडिट साइड एक्सीड्स द डेबिट साइड नेट प्रॉफिट, इफ डेबिट साइड एक्सीड्स द क्रेडिट साइड नेट लॉस। ठीक है, होप सो आपको क्लियर होगा। अब इंपॉर्टेंस आप पढ़ सकते हो, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी लिखी हुई है मैंने। अब बात होती है, थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनकम आर रिकॉर्डेड इन, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैड डेट्स रिकवर्ड आर ट्रांसफर टू, ठीक है, रिकवर्ड हो रही है, आपको इनकम हो रही है, तो इनकम हो रही है तो ऑब्वियसली बात है क्रेडिट साइड पे आएगा। ठीक है, अब बात होती है, एक हमारे होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी। लास्ट वीडियो में बच्चों ने एक दो ने लिखा था कि सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, देखो जितने दिन हम आगे पहुंचे नहीं तो मैं आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में कैसे बता दूं, वो मेरा फर्ज है आपको हर एक चीज बताना। ठीक है, मैंने अपने एंड से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप तक हर एक रेलिवेंट पॉइंट पहुंचा सकूं, तो घबराओ मत, हर एक रेलिवेंट। हाँ, आपका भी हक है कि आप कमेंट करके बोलिए कि हाँ सर ये चीज नहीं पता चली, तो वो भी हम कोशिश करेंगे। तो बात होती है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। ठीक है, सर आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो बता दिए, तो डायरेक्ट वो है जो प्रोडक्ट बनाने के लिए लगते हैं, इनडायरेक्ट वो है जो सेल्स पे लगते हैं। अब बताता हूं मैं, एक और एक्सपेंसेस होते हैं ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, अब देखो हमने दो तरह के एक्सपेंस कर लिए सर, एक डायरेक्ट और एक हमारा आ गया इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट को ही हम आगे दो में बाइफर्केट कर देते हैं, दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो इनके बारे में पता होना चाहिए, आपको नाम से पता चल रहा है ऑपरेट जो आप ऑपरेट कर रहे हो, नॉन ऑपरेट जो आप ऑपरेट नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें वही आ गया दैट ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो खर्चे हैं जिसमें आप डील करते हो। अगर वो आपके बिजनेस के रिलेटेड कोई खर्चा है तो उसको हम डालेंगे ऑपरेटिंग। आपको मैं ऊपर दिखाता हूं, ये देखो, ये आपके इतनी बड़ी लिस्ट है, इसमें बड़े से ऐसे खर्चे हैं जो आपके बिजनेस के रिलेटेड है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव रिसीव्ड ए रेंट, क्या ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है आपका? आपका बिजनेस फॉर एग्जाम्पल शर्ट मैन्युफैक्चर हुआ, आप कपड़ों के व्यापारी हो, लेकिन आपको रेंट रिसीव्ड हुआ, तो क्या शर्ट के व्यापारी का इस रेंट रिसीव से कोई लेना देना है? बात करते हैं उसको रिसीव्ड हुआ डिविडेंड, क्या डिविडेंड रिसीव्ड होना शर्ट के व्यापारी का कोई लेना देना है? ऑब्वियसली बात है, हाँ उसने कोई पैसा लगाया होगा। हमारा बिजनेस किसका है? शर्ट, हम क्लोथ मैन्युफैक्चर है, हमने क्या किया, हम भी कहीं शेयर लगा लेते हैं, ठीक है, बिजनेस के नाम से। हाँ मेरा बिजनेस है XYZ, तो XYZ मेरा बिजनेस है, तो मैं पैसा कहीं लगा दिया, उधर से मुझे अब डिविडेंड आ रहा है। डिविडेंड इज जस्ट ए इंटरेस्ट ऑन शेयर्स, ठीक है,
तो उसको इंटरेस्ट ऑन शेयर्स को डिविडेंड बोलते हैं। तो जो मुझे उस तरह से डिविडेंड आया, क्या मुझे शर्ट बनाने में या बेचने में उसने कोई मदद की है? नहीं। तो इसको हम बोलेंगे नॉन ऑपरेटिंग। बात करते हैं आपका और भी आ जाती है, जैसे और जो आइटम्स मुझे दिख रही है, डेट इंटरेस्ट ऑन योर एफडीज, एफडी के ऊपर आपको जो इंटरेस्ट आता है, कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या है आपके इनडायरेक्ट नॉन ऑपरेटिंग इनकम। आप अब इधर से देख सकते हो आपकी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है। सर हमारी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इधर से हो जाते हैं, डेट इज बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट, ठीक है। अब बात करें डेट डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये आपको पंचायत के पेपर में क्वेश्चन आया था। तो डेप्रिसिएशन क्या है आपका? सर डेप्रिसिएशन इज आर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या डेप्रिसिएशन आपके बिजनेस के रिलेटेड नहीं है? वो खर्चा आपके बिजनेस के रिलेटेड नहीं है? जितनी देर आप उस मशीन का यूज ही नहीं करोगे तो तब तक आप कैसे मैन्युफैक्चर करोगे, तब तक उसके ऊपर कैसे डेप्रिसिएशन लगेगी? तो याद रखना, डेप्रिसिएशन इज आर ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस, ठीक है। बात करते हैं बैंक चार्जेस आपके होंगे, इंटरेस्ट आपके होगी, ऑडिट फीस आपकी होगी, ठीक है। तो ये कुछ जो खर्चे हैं ये आपके नॉन ऑपरेटिंग है, तो ये आपके हो गए नॉन ऑपरेटिंग। बाकी जो खर्चे हैं आप उसको ऑपरेटिंग बोलते हो, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है ऑपरेटिंग। एन एक्सपेंस इंकर्ड टू कैरिंग आउट आर ऑर्गेनाइजेशन डे टू डे एक्टिविटीज, जो हमारी डे टू डे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की डे टू डे एक्टिविटीज के रिलेटेड जो कोई खर्चा होगा उनको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग, बट नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन, ठीक है। मतलब डायरेक्ट का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, इसका क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही लेना देना है। डायरेक्ट में कोई ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग नहीं होते। ऑपरेटिंग एक्सपेंस सच एज पेरोल, सेल्स कमीशन, एम्प्लॉय बेनिफिट, पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेवल, अमोर्टाइजेशन एंड डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये सब कुछ हमारे क्या है, दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। अमोर्टाइजेशन भी क्या होता है, एक और चीज मैं बताता हूं, अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन का ही दूसरा नाम है। बस क्या डिफरेंस है, अमोर्टाइजेशन होता है इंटेंजिबल एसेट्स पे, मतलब कि गुडविल के ऊपर डेप्रिसिएशन अगर लगेगी तो उसको हम बोले डेप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे अमोर्टाइजेशन। कॉपीराइट को अगर डेप्रिसिएट करना है तो उसको हम डेप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, अमोर्टाइजेशन, ठीक है। रेंट, रिपेयर, टैक्सेस, ये सब कुछ हमारे क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। These expenses are usually subdivided into selling expenses and administrative expenses and also called non-manufacturing expenses, ठीक है। और जो बाकी खर्चे बच गए, इनको छोड़ के जो बाकी खर्चे बच गए उनको हम डाल देंगे नॉन ऑपरेटिंग। मतलब कि सबसे पहले हम अगर सीक्वेंस की बात करें, हम सबसे पहले निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दे तो हमारा आंसर क्या आएगा, सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। अगर एग्जामिनर आपसे से मुश्किल कोई क्वेश्चन भी पूछेगा ना तो वो यही पूछेगा, इसमें से हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल के बताओ। आपको 5-6 आइटम दे देगा, आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया होगा, हाँ जनाब जल्दी देखिए एक क्वेश्चन पकड़ते हैं, चलो ठीक है। आपको आइटम दे देगा, आपका ग्रॉस प्रॉफिट है 1000, आपको और दे देगा, आपको दे देगा योर सैलरीज आर 100, आपको एक और दे देगा रेंट इज 100, आपको एक और दे देगा दैट योर इंटरेस्ट रिसीव्ड इज 100, ठीक है। जल्दी से निकाल के बताइए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उन्होंने क्या बोला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब जिसने नहीं पढ़ा होगा वो क्या करेगा, अच्छा 1000 रुपए की ग्रॉस प्रॉफिट है, सैलरी को मैं माइनस कर देता हूं, रेंट को मैं माइनस कर देता हूं, मेरा हो गया 800 में मैं इंटरेस्ट रिसीव्ड भी हो रहा है तो प्लस 100 कर दिया तो मेरा हो गया 900। यही करेगा ना अगर कोई, लेकिन हमने इधर निकाला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो इसमें इंटरेस्ट रिसीव्ड आएगा ही नहीं, बिकॉज इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सिंपली हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना रहेगा, 800। 1000 में से 100 रुपए कट किया, 100 रुपए कट किया तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 800। होप सो क्लियर होगा। तो इधर पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉफिट। तो एक आपका आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला आप सभी को पता है, जो हमने कल के लेक्चर में किया था, डेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। तो इधर ही ट्रांसपोर्ट करके हमने ये इसका फॉर्मूला बना लिया, डेट जीपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड।
अगला बोलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, जीपी में से आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन माइनस कर दो, तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम में सब कुछ जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो हमारा आता है। तो मतलब कि पहले हमारा निकलता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद नेट प्रॉफिट। ठीक है, होप सो क्लियर होगा इतना। ठीक है, तो गाइज आज का हम अपना लेक्चर ना इतना ही रखते हैं। मैंने ऐसे सोचा था कि आप बैलेंस शीट भी कवर अप कर लेंगे, लेकिन थोड़ी सी अभी भी तबीयत पूरी फुली फिट नहीं हूं मैं। ठीक है, तो गारंटी देता हूं आपका सिलेबस कंप्लीट करना मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, घबराओ मत। तो ये बैलेंस शीट कल वाले लेक्चर में विद एमसीक्यू, ठीक है, आपका कल मैं गारंटी देता हूं कि कल आपकी लोहड़ी है और लोहड़ी पे ही आपका ये पूरा लेक्चर मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, विद एमसीक्यू कंप्लीट कर दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एडवांस में हैप्पी लोहड़ी टू ऑल। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट मैं आप देख सकते हो, अगर मैं पढ़ाने बैठा इसे तो बड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, डबल टाइम लग जाएगा। तो इतनी मेरी अभी मैं कहूँगा कैपेबिलिटी भी नहीं हो पा रही, इतनी मेरी स्ट्रेंथ भी नहीं हो पा रही, तो सॉरी फॉर दैट। तो होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन को दबा के जरूर जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइस आज का अपना लेक्चर इतना ही रखते हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल दैट इज IG classes1 पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उधर आपको वॉइस नोट के थ्रू आपको समझा दूं। तो गाइस आज के लेक्चर इतना ही, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा।